हेलो एवरीवन। वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जामिनेशन 2025 के लिए सिंपल इंटरेस्ट के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके सीजीएल 2024 प्री एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अभी हाल ही में एसएससी का कैलेंडर रिलीज किया गया है और आपने देखा होगा कि सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जाम है फॉर 2025 ये काफी दूर नहीं है और बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि एग्जाम के लिए जो टाइम पीरियड आपको मिलता है वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता। इसलिए आप ऐसे सोच के ना चलें, आप हमेशा ये मान के चलें कि आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है, आपको उसी टाइम पीरियड में अपनी प्रिपरेशन को बेहतर और बेस्ट बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब अगर आपने सिलेबस कंप्लीट पढ़ लिया हो, हालांकि हाल ही में मैं जीएस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आपने मेरी पिछली कुछ वीडियो देखी होंगी, घटना चक्र के बुक का सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो कई लोग ये सोचते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है जीएस का वो एसएससी के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है, ये ओनली स्टेट पीसीएस या फिर स्टेट के एसएससी के एग्जाम के लिए है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी एसएससी सीजीएल के भी जीएस के क्वेश्चन मिलाए हैं, सारे लगभग चीज मिलते जुलते हैं, कुछ ही क्वेश्चन इधर उधर हैं। अगर आप चाहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं एसएससी सीजीएल का भी जीएस का सॉल्यूशन जरूर लेकर के आ जाऊंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। काफी लोगों का कमेंट था कि मैथ्स का वीडियो नहीं आ रहा है, इसलिए आज मैं मैथ्स की वीडियो लेके आ रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमने इससे पहले कवर नहीं किया है। और आपको बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है, क्योंकि सीआई का क्वेश्चन तो पूछा गया है, सॉरी एसआई का क्वेश्चन तो मिला, लेकिन सीआई का क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला। मैंने पूरा पेपर देखा है। अगर आपके पास हो सीआई का क्वेश्चन जो सीजीएल 2024 प्री या मेंस में पूछा गया है, तो आप जरूर मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू भी उसको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा नाम है नंदन कुमार, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्लास की पीडीएफ के लिए हमेशा की तरह आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट कर दें। मैं बढ़ता हूँ आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैं ये भी चाहूंगा, एक मिनट, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम है सिंपल इंटरेस्ट के तो ही आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आपको नहीं मालूम है तो आप पहले बेसिक सीख लीजिए, चाहे किसी भी टीचर से या फिर बुक से आप समझ लीजिए बेसिक, उसके बाद ही क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखिए। मैं हमेशा प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं सबसे बेस्ट जो पॉसिबल तरीका हो सकता है, और जो सबसे क्विक या फिर आप कह लो फास्टेस्ट वे हो सकता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मेरी समझ में। ठीक है, हो सकता है उससे बेहतर भी लोग बताएं, लेकिन मुझे जितना समझ आता है मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको जो क्विकेस्ट मेथड हो वो बताने की कोशिश करूं, ताकि एग्जाम हॉल में आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, मोहन बोरोज अ सम ऑफ दिस रुपीज एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रीपेज दिस रुपीज टुवर्ड्स द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। इफ मोहन क्लियर्स all pending dues at the end of the second year, including interest payment that occurred during the first year, how much does he pay इन रुपीज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर? तो बढ़िया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एग्जाम डेट यहाँ पर एसएससी सीजीएल, और ये 9 सितंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर सॉल्यूशन आगे। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि 20% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल अमाउंट है। इसमें ये भी बोला गया है कि फर्स्ट ईयर जब एंड होता है तब वो इतना रुपए चुकाता है, लेकिन ये जो पैसे हैं वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट के हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें इंटरेस्ट नहीं शामिल है। तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले 20% इसका अलग से निकाल दो, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होगा, 20% ऑफ दिस अमाउंट। और 20% निकालना बहुत आसान है, इसका 10% आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे और इसका डबल कर दो तो 20% आ जाएगा। तो 2 टू जा 4 होगा, 9 टू जा 18, और फिर ये हो गया 22 का डबल 44, तो ये 844, ये हो गया अमाउंट आपका सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब अगर आप सेकेंड ईयर की बात करोगे तो सेकेंड ईयर में देखो, चूंकि इतना पैसे वो पहले माइनस कर देता है, इतना पैसे वो चुका देता है, तो आप देखोगे कि 4,22,000 और 92 रुपीज इतने हैं। इसमें से आप माइनस कर दो 21,679, तो ये इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3, और ये 1 आ जाएगा, ये 4 आएगा आपका, और ये 0 हो गया, ये 0 और 4।
तो ये अब प्रिंसिपल अमाउंट रह गया। देखो ये अब फर्स्ट ईयर का जो एसआई है वो देना होगा, और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट अभी बचा हुआ है ये तो देना ही होगा, और साथ ही साथ इसका 20% और देना होगा, जो कि सेकेंड ईयर के एंड में ये देगा एसआई, इसका 20%। तो इसका 20% फिर से यहाँ पे डेसिमल लगाओगे तो ये हो जाएगा 400441.3, और इंटू का 2, इसका 20% आ जाएगा तो पॉइंट में 6 हो जाएगा। और ये फिर 2 एकम 2। अब पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इतने पर भी जोड़ के देख सकते हो। पहला बात कि डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, और डेसिमल में है भी नहीं ऑप्शन। देखो 8 और 3 11, और 2 कितना हो गया 13, और एक डेसिमल का 14, यानी लास्ट में 4 आएगा, और ये ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी सही हो गया। पूरी तरीके से कैलकुलेशन कभी भी करने की जरूरत नहीं होती, 90% केसेस में आप पूरा कैलकुलेशन किए ही आंसर निकाल सकते हो। और ये मेरी तमाम वीडियो में आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस जो भी वीडियोस रही हैं, चाहे वो एसआई की हो या सीआई की हो या फिर अदर किसी टॉपिक की। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। देखो सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने किया, लेकिन कैलकुलेशन में जो भी हम स्मार्ट वे अपना सकते थे वो किया हमने। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, if a sum of this rupees is taken at a simple rate of interest for 15% per annum for 3 years, and another sum of 8000 rupees is taken at a simple interest for 12% per annum for 4 years, the positive difference of the interest paid is। पॉजिटिव डिफरेंस कितना होगा? बहुत आसान है। देखो 15% की रेट से 3 इयर्स का 45% बनता है, तो 45% किसका? 5000 का। ये ऐसा ही बनेगा फर्स्ट केस में। ठीक है, तो इसका 45%, आप चाहो तो इसका पहले 15% ही निकाल लो। ये मैंने लिख दिया, और इसमें से डिफरेंस चाहिए आपको 8000 का 12 4 या 48%। ठीक है, इसका 48%। बस अब जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेट कर लो, जितनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो कर लो। जैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि कितना आएगा। ये लास्ट में जीरो आएगा, और 5 बचे 25, 50 लास्ट में आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो आप देखें कि ये जीरो और 8 8 64, 40 आएगा। ठीक है, अब अगर आप माइनस करोगे तो देखो चूंकि ये वैल्यू बड़ी है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। आप इसको 140 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 90 आएगा। लास्ट में 90 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब आप सॉल्यूशन देख के ये तो समझ गए होंगे कि भले सॉल्व करने का तरीका जो है वो बेसिक है, लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका यहाँ पर मायने रखता है। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास, रमेश हैज दिस रुपीज ही डिपॉजिटेड 7000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% per annum and 6000 in another bank at the rate of 6% per annum simple interest. If he received this rupees as simple interest at the end of 1 year, then the rate of interest per annum for the rest of the capital is equal to। देखो पहला केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, दूसरे केस में नहीं दिया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप एलिगेशन पर भी जा सकते हैं। देखो 18,000 था उसके पास, 5% की रेट से 7,000 रुपए एक जगह जमा करा दिया, और 6% की रेट से वो 6,000 रुपए दूसरे जगह जमा करा दिया। और अब ये कह रहा है कि उसे 1 वर्ष के बाद इतने रुपए मिले, तो शेष जो तीसरी राशि थी उस पर उसने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त किया। पहले केस में क्या करेंगे, आप 5% ले लो, चूंकि ये 1 साल का ही है, तो 7,000 का 5% कितना होगा, इसका 1% 70, और 5% 350 रुपए यहाँ से मिल गए। 6% 6,000 का, तो 6 36 हो गया, और 360 रुपए यहाँ से मिल गए। लेकिन टोटल मिले हैं इसको 1160 रुपए। पहले ये देख लो टोटल यहाँ मिल कितना गया, 0 6 5 11, और 3 3 6, और एक 710 मिल गए, लेकिन टोटल 1160 था, इसमें से 710 माइनस कर लो, तो ये 450 रुपए बाकी जो तीसरा अमाउंट होगा वहां पर इसको टोटल इंटरेस्ट मिला है। तो रेट कितना हुआ, रेट बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये जनरल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। एसआई इसको 450 रुपए मिला है, और इंटू का 100 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना, देखो ये 7 और 6, 13,000 माइनस कर दो इसमें से, 18,000 में से, तो 5,000 बच जाता है। और इंटू का टाइम, टाइम तो 1 ईयर ही है, बस इसको काट लो, 2 और 1 3 0 3 0, 5 9 45, यानी 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा तीसरे पर। अगला सवाल है, किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 का 1/8% की दर से और शेष भाग 10% की दर से उधार दिया, 352 रुपए का साधारण ब्याज मिला, तो 10% पर कितना उधार दिया गया। ठीक है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज कर लें या किसी को एलिगेशन लगा लें, ये बेहतर होगा। जैसे 8% एक जगह लगा, दूसरी जगह 10% लगा,
फाइनल उसे 352 रुपए मिले हैं, तो 352 रुपए कितना परसेंट बनेगा ये बताओ 4,000 का। तो ये पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि ओवरऑल दोनों पर कंबाइंड रूप से जो एसआई मिला, वो टोटल प्रिंसिपल जो है एक जगह उसका कितना परसेंट बना, यानी कि एक जगह सिंगल अगर हम इसको इन्वेस्ट करते तो कितना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, 4 से इसको काटोगे तो ये 4 अट्ठे 32, और फिर से बचेगा 4 अट्ठे 32। तो 88 और बटा 10 आटा है, यानी कि 44/5। तो यहाँ पर आप 44/5 रखो, या इसको सबको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 44 रहने दो, तो ये 8 बचे 40 और ये 10 बचे 50, और ये 44 रहने दो, ऐसे माइनस कर लो। तो ये आपको 6 आएगा और ये 4 आएगा रेशियो, यानी कि टोटल 10 हो गया, लेकिन टोटल था कितना 4,000। तो एक की वैल्यू 400 आ गया, और 10% वाला 10 ये है, यानी कि 4 की वैल्यू बतानी है, तो 4 चौके 1,600 रुपए। इट मीन ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 58। 59 की मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम एंड द इंटरेस्ट रेट percent per annum is 5 times the number of years. If the rate of interest increases by 3%, then how much will the simple interest be on 500 this rupees for 6 years? ठीक है, 5,600 रुपीज है। पहले वाले केस का जो भी बनता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे रेट ही निकालना है, तो रेट के लिए फॉर्मूला वही होगा, एस आई इंटू 100 और प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब ये तो रेट हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो धनराशि का 5वां हिस्सा है, यहाँ पर देख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1/5 ऑफ द सम है, यानी कि सम अगर पी है तो इसका 1/5 है। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया p/5, और इंटू का 100 और अपॉन फिर से प्रिंसिपल इतना ही रहेगा। और टाइम जो है यहाँ पर ये कह रहा है, कहाँ गया, ये 5 टाइम्स है। यहाँ पर देखो इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स अगर टी है तो इसका 5 टाइम्स होगा क्या, आर। यानी कि टी जो होगा ये r/5 होगा। बात क्लियर है, यहां से कैलकुलेट कर लो, p से p कैंसिल आउट होगा, इससे ये। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 आ गया तो आर की वैल्यू 10 आ गया। अब कह रहा है कि अगर 3 इंक्रीज किया जाए 3%, तो ये 13% नया लेना होगा। तो 5600 पर 6 साल का कितना होगा, तो 5600 और 6 साल का 13 छके 78 होगा, और इंटू का 100 78। कैंसिल आउट करो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 6 अट्ठे 48, लास्ट में 8 आएगा। और इसके अलावे हम ये कह सकते हैं कि 4 से आंसर कटेगा, सारे ही 4 से कट रहे हैं। 8 7 15, तो 3 से भी कटेगा, 3 से चेक कर लो, ये 3 से कट रहा है। 8 6 14 और 4 18, ये तो कट जाएगा। यहाँ पर चेक करो 6 कट रहा है, 4 2 6 कट रहा है, 8 नहीं कटा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पर डिजिटल सम यूज कर सकते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर ये 8 और एक 9 कट जाएगा, ये नहीं कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये 10 बन रहा है, और 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। ये 6 6 कटेगा, 8 4 12, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमें इन दोनों में अब चेक करना होगा। 4 3 7, और ये 8 6 14 और 7 21 हो गया, 8 6 14 और 10 20। तो डीएस हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 20 यानी कि 2 आ रहा है डीएस, और यहाँ पर 3 आ रहा है डीएस। 6 और 6 12 और 8 20 और 4 24, यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। चेक कर लो, ये 6 5 11 यानी 2 है, 8 7 15 6 है, तो 6 दूना 12, और 12 का 2 और 1 3, यानी कि ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी सही होगा। आपका चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते थे, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आपको लगेगा अभी अभी कि इतना जितना या ये कॉम्प्लेक्स मैंने बना दिया, उससे आसान तो आप कैलकुलेशन कर लेते इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट। ठीक है, वो भी इजी है, लेकिन हर एक जगह वो इजी नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में आपको डिजिटल सम ज्यादा इजी होता है और कम टाइम टेकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, द इंटरेस्ट ऑकर्ड ऑन अ सम ऑफ दिस रुपीज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट of 14% per annum for the time in those many years, which gives a simple interest of 3/5 of a certain sum at 10% per annum। देखो सबसे पहले तो ये कह रहा है, ध्यान से समझना, थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पर टेढ़ा जरूर है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि नहीं है। देखो दो केस है, एक केस में जो आपको इंटरेस्ट मिलना है वो 3/5 मिलना है, किसका, उस निश्चित राशि का, यानी कि प्रिंसिपल का। लेट से कि प्रिंसिपल अगर पी होता तो इसका 3/5 ये एसआई आता। और यही एसआई दूसरे केस में कह रहा है कि अगर 16,000 प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल 16,000 नहीं, प्रिंसिपल तो हमें अभी पता नहीं है इस केस में, ये जो प्रिंसिपल है यही प्रिंसिपल यहाँ पर होगा। अगर हम 10%
रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन टाइम यहाँ हमें नहीं मालूम है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। टाइम दोनों केस में सेम रहेगा, यहाँ जो टाइम आएगा वही इस केस में टाइम होगा। देखो दूसरे केस में आपको प्रिंसिपल गिवन है 16,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, बट टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम वही होगा जो यहाँ से हमारा कैलकुलेट होगा। यहाँ पर आप देखोगे कि पी तो कैंसिल आउट हो रहा है और ये जीरो से कैंसिल आउट हो रहा है, और 5 से 2 टाइम्स, तो टी की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई। बस यहाँ टी की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ आप ऐसा ही कैलकुलेट कर लो डायरेक्ट, तो 16,000 का कितना हो जाएगा, 14 छक्के 84%, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 16 चौके 64, यानी लास्ट में 4 और 0 देखने को मिलेगा, और ये ऑप्शन ए में है लास्ट में 4 जीरो, तो ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी किसी में लास्ट में 4 जीरो नहीं है। अब 4 जीरो ही होगा, कैसे पता चला मुझे, देखो ये जीरो तो लास्ट में आना तय है। अब यूनिट डिजिट को मैंने मल्टीप्लाई किया 6 और 4 को, तो ये 6 4 जा 64 आ गया, सॉरी 24, और यहां से हमें ये कैलकुलेट हो गया कि लास्ट में 4 आना फिक्स है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि उधार ली, पहले साल की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने रुपए चुकाता है। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हमने आई थिंक कि 2 4 क्वेश्चन पहले देखा होगा। यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर भी सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, सेम ईयर में आप देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो भी प्रिंसिपल था स्टार्टिंग का, जो कि 1,41,545 रुपए है, इसका 11%, जो कि फर्स्ट ईयर के एंड पर वो पे करेगा, ठीक है। तो एसआई अभी पे नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा एसआई, लेकिन उसको पे तो करना ही पड़ेगा, भले वो बाद में पे करे या पहले पे करे, पे करना तय है। तो हम पहले एसआई कैलकुलेट करते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। तो यहां पर आप चेक करोगे कि इसका 11% निकालना है, तो ये आएगा आपका 14,1,545, इसका 11%, ठीक है। दूसरे केस में क्या कहता है कि ये जो पैसा है, इतना पैसा वो प्रिंसिपल में से चुका देता है। तो आप देखो यहाँ पर प्रिंसिपल 14,1,545 है, इसमें से माइनस कर दो 25,490 रुपये, तो ये 5 आएगा, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पर 4 में से 4 गया 0, और ये आ गया 11 में से 5 गया 6, और ये 13 में से 2 गया तो 11। इतना रुपए प्रिंसिपल अभी भी शेष है, तो इसके साथ साथ ये भी प्लस होगा। आप देखो ये तो चुकाना ही पड़ेगा, और इसके अलावा और क्या चुकाना होगा, तो ये जो राशि अब बच गया है, ये सेकेंड ईयर में तो ये अभी भी बकाया है, तो इसका फिर से 11% उसको देना होगा, यानी यहाँ पर 5 इसका 11%। ये फाइनल कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखो अगर मैं बीच वाले टर्म को छोड़ दूं, तो ये और ये इन दोनों में 11/100 कॉमन है, तो मैं 11/100 कॉमन ले लेता हूं। फिर हमें बस इसको, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड करना होगा, तो जोड़ लो आप, 5 और 5 10, गुणा में लास्ट में 0 आएगा। फिर 5 4 9 और 1 10, और ये बच गया 0 और 5, तो ये 5 और 1 6 हो गया, ये हो गया 6 और 1 7, और 11 और 14 कितना हो गया 25, और प्लस का ये 11 60 55 तो है ही। कैलकुलेट करो तो ये 2 जीरो से अब 2 जीरो कट गया, और ये 6 एकम 6, और यहाँ पर 5 आ गया लास्ट में, तो 6 और 5 जोड़ोगे तो लास्ट में 11 का 1 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा, और यूनिट डिजिट 1 है कहाँ पर, ऑप्शन ए में। आप ये देख के तो समझ गए होंगे कि कैलकुलेशन चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आपके पास तरीके हैं तो आप तमाम बड़ी कैलकुलेशन को चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीके आने चाहिए, और केवल तरीके याद रहने और आने से नहीं होता, उस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आपकी, तब जाके आप उसको एग्जाम हॉल में इंप्लीमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम्स इटसेल्फ व्हेन इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 14 years, हाउ मच टाइम इन ईयर्स राउंडेड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस विल इट टेक टू बिकम 18 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखो, मैं ये बोलूं कि देखो अगर प्रिंसिपल 1 था, या लेट से कि पी ही था, प्रिंसिपल पी था, तो पहले केस में उसको 14 साल लगते हैं, और वो 7 गुना हो जाता है, यानी कि 7p हो जाता है। टाइम कितना लग गया यहाँ पर उसको, 14 ईयर्स, यही बात है। अब ध्यान से समझिए, मैं पूछूं कि इंटरेस्ट कितना मिला, एसआई कितना मिला, तो अगर पी 7p हो चुका है, तो 6p का यहाँ पर इसको इंटरेस्ट मिल गया, जिसमें उसको टाइम कितना लग गया, तो आप बोलोगे 14 साल।
यही बात है। नेक्स्ट केस में पी को कितना बनना है, तो 7 गुना ना बन के उसको 18 गुना होना है। अगर पी को हम 18 पी करना चाहें तो हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे ऐसा ही हो जाएगा, 18 में से पी को माइनस करो, 17 पी जो हुआ ये आपका केवल इंटरेस्ट हुआ। तो अब आप ये बोल सकते हो कि जब इंटरेस्ट 6 पी था तो टाइम 14 साल लग गया, यानी कि एक पी पे टाइम कितना लग रहा है, 14/6। यहाँ पर 17 की बात है तो इसको भी 17 से और इसको भी 17 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7 दूना 14, 3 दूना 6, तो 17 सत्ते हो गया 119/3। तो ये 3 से काटोगे, 3 तिया 9, 3 से आंसर शुरू होगा तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। फिर 2 9 तो 3 में 27, तो 39 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। अगला सवाल है, एक ट्रेडर है, ठीक है, यानी कि एक बनिया पर एक व्यापारी का एक वर्ष में 9,810 रुपए बकाया है, लेकिन बनिया 6 महीने के बाद हिसाब चुका देना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 9% वार्षिक है तो उसे कितना नगद भुगतान करना चाहिए। देखिए आसानी से और कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तरीका तो पहले वही है, बेसिक तरीका ही हम यूज करेंगे। जैसे देखो 1 साल में उसके ऊपर इतने रुपए बकाया है, यानी कि ये प्रिंसिपल हो गया। 6 महीने बाद वो चाहता है चुका दें, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है, तो कितना रुपए उसे चुकाना होगा, कितना रुपए चुकाना होगा, इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होगा, जिसको आप मिश्रधन बोलते हो, यानी कि अमाउंट। तो डायरेक्ट अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, आप प्रिंसिपल ले लो 9810 और इंटू का रेट ऑफ इंटरेस्ट बाद में हम यूज करेंगे, पहले टाइम ले लेते हैं। तो 1 ईयर ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे 6 मंथ्स, इसका मतलब हुआ कि 1.5 साल 1.5 ईयर्स हो गए। और टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.5 साल का वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9% 1 साल का है, ठीक है, फिर आधे साल का फिर तो लगेगा अब है। यहाँ पर अब टाइम रेट ले लो 9 और इंटू का 100। इसमें ध्यान रखना कि आपको 98108 भी करना होगा निश्चित तौर पर, ठीक है। या आप इसका 109% एक ही बार निकाल लो, ये सब ना लेके, 9% तो है ही, यहाँ पर 109% निकाल लो ताकि एक ही बार अमाउंट ही निकल जाए। अब यहाँ पर अगर आप काटते हो, या एक काम करते हैं, ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि पूरा हमने नहीं निकाला। देखो मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है, आप ऐसे समझो कि ये इतना रुपए बकाया है, इसका मतलब हम ये नहीं मानेंगे कि ये केवल प्रिंसिपल है। इसमें प्रिंसिपल के साथ साथ अमाउंट भी होगा, ठीक है, प्रिंसिपल के साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी होगा, यानी कि ये 1 साल का अमाउंट है। 1 साल में यानी कि अभी वो चुकाना चाहे केवल 1 साल के ठीक बाद, तो उसे आप 9,810 रुपए चुकाने होंगे, लेकिन वो 6 महीने बाद चुकाना चाहता है, तो जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर 6 महीने का ब्याज और लग जाएगा। यही बात है। तो अब मैं ये मान के चलूं कि देखो अगर 9% का इंटरेस्ट है पर एनम के रेट से, तो 1 साल में उसको कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे, 9% तो ऐसा ही होगा, यानी कि 109% उसे देने होंगे। ये हुआ अमाउंट, और इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 9810, यानी कि 1 साल का केस है। 1 साल में आप परसेंटेज में देखोगे तो 109%, लेकिन वो बना कितना है, 9,810 रुपए। अब बाकी के 6 महीने में क्या होगा, तो देखो 1 साल में अगर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 6 महीने में 4.5% लग जाएगा। लेकिन ये केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर अमाउंट की बात करोगे तो 100 ऐड हो जाएगा, यानी कि 104.5%। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, अब यही बात है, ठीक है। इसकी वैल्यू इतना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप डायरेक्ट इतना बटा यानी कि 9810 डिवाइडेड बाई 109 करो और इंटू का 104.5, इसको बस कैलकुलेट कर लो। ये कैलकुलेट करके जो भी आए वो आपका आंसर होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, डिजिटल सम लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो 9 4 और 5 सब में 9 4 5 ही है, तो डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन से कई सारे मैच करने लगेंगे। लास्ट डिजिट पे आप जा सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट पे भी जा सकते हैं। देखो सबसे पहले इस डेसिमल से ये जीरो तो कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। अब अगर आप काटना चाहो तो ये 109 है, 9 1 10 है, 109 से 9 5 45, इससे ये कट जाएगा। अगर आप ट्राई कर, ये नहीं कटेगा तो 1 मिनट, लेट मी चेक, यस, ये नहीं कटेगा तो कम से कम ये तो कटेगा ही। आप इसको काट सकते हो 9 टाइम्स में, 9 में 81 और 9 एक बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, देखो लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 5 किस में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर चुके होंगे। अगला सवाल है आपके पास है,
राजेश द्वारा 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में ली जाती है, लेकिन राजेश ने इसे तय समय पर वो नहीं चुका पाया और उसने 2 और वर्ष का समय मांगा, इसलिए ऋणदाता ने उस अवधि की ब्याज राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में शामिल किया और 4 वर्ष के अंत में राजेश द्वारा भुगतान की गई कुल राशि अब बताना है। देखो हुआ क्या, 10,000 रुपए 2 साल के लिए 15% की रेट से उधार लिया गया था, यानी कि 2 साल में उसको देना कितना था, तो आप बोलोगे कि 15 दूना 30% देना पड़ता 10,000 का, यानी कि 3,000 रुपए ये पहले 2 इयर्स में उसको चुकाने पड़ते हैं, ये बात है। लेकिन वो क्या करता है, बोलता है कि नहीं हमें 2 साल और चाहिए, और 2 साल और देने के चक्कर में क्या होता है, बट राजेश कुड नॉट रीपे इट एट द एग्रीड टाइम, यानी जितना टाइम वो मांगा था 2 साल उसमें नहीं चुका पाया। अब फिर वो क्या एक्सटेंशन डिमांड करता है, कितने साल का, 2 इयर्स का। और लेंडर क्या करता है, वो इंक्लूड कर देता है इंटरेस्ट को अमाउंट पर ही, ठीक है। यानी कि 3,000 जो रुपए मिला पहले से, प्रिंसिपल कितना था 10,000, ठीक है, उसमें ये 3,000 भी वो जोड़ देता है, यानी कि अब प्रिंसिपल वो कितना मानेगा, 13,000 रुपए। और 2 साल चूंकि और अब आगे रहेगा तो फिर से 15% के हिसाब से इसका 30% उसे फिर देना होगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 13 तिया 3,900 रुपए उसे और पे करने होंगे, और 3,000 ये पहले का, यानी कि टोटल आप देखोगे कि 6,900 रुपीज उसका केवल इंटरेस्ट हुआ, और बाकी जो 10,000 था वो तो था ही, तो 10,000 में ये जोड़ लो 16,900 ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें 10,000 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर दिया जाता है, यदि 7% अधिक लगाया जाता तो इतना रुपए अधिक मिलता। मूलधन क्या है, देखो 7% एक साल में अधिक मिलता तो 6 साल में 7 6 42% उसको एक्स्ट्रा मिल जाता, लेकिन यही रुपए में कितना है, 1,512 रुपए हैं। तो मूलधन यानी कि हमें 100% कैलकुलेट करना है, इससे काट के देख लो, 7 से दोनों कैंसिल आउट होना चाहिए, 7 से 6 बार में, और ये 7 दूना 14, 7 एक बार में, 7 छके 42, 6 से ये 36 टाइम्स कटेगा, तो 100 की वैल्यू 36 पे 2 जीरो आएगा, यानी कि ऑप्शन बी फिर से सही है। और 65 भी आसान सवाल है। 66 की बात करते हैं, ये कह रहे हैं साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए कुल 2 लाख रुपए 2 भागों में बांटा जाता है, 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पर मिलता है, और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मिलता है दूसरे पर, ठीक है। अब एक साल के अंत में अगर उसे ओवरऑल टोटल मिला करके 4.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो दोनों बैंकों में कितना कितना पैसा जमा किया, बिल्कुल एलिगेशन लगाओ बहुत आसानी से, देखो पहले पर 4%, दूसरे पर 6%, ओवरऑल 4.7%। बस इसको डिफरेंस देखो, यहाँ पे 0.7 का है, यहाँ 0.3 करोगे तो 5 हो जाएगा, तो 1.3 का है, ये डेसिमल कैंसिल आउट होगा, ये 13 है, ये 7 है, तो टोटल ये 20 बन रहा है इनका सम। लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 2 लाख है, ठीक है। ये है, तो इससे ये 20 से 20 कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000, तो 13 की वैल्यू हो गई 130, और 7 की वैल्यू हो गई 70। तो 130 और 70 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में 130 और यहाँ पे 70, ठीक है ना। यानी 1,30,000 और 70,000, तो ऑप्शन ए। और ये आसान सवाल था, आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अ सम ऑफ दिस रुपीज व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 10 इयर्स अमाउंट्स टू दिस रुपीज ऑन मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दैट वाज टू बी पेड ऑन द सम इन्वेस्टेड। तो रेट निकालना बहुत आसान है, आप डायरेक्ट यहाँ पर एसआई ले लो, लेकिन एसआई कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करना होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये है इसका टोटल अमाउंट जो उसको लास्ट में चुकाना होगा। माइनस करोगे तो 6 में से 6 माइनस करोगे 0 आएगा, ये 6 में से 5 माइनस करोगे 1, और यहाँ पर आ गया 3, तो आप समझ लो ऐसे ही 6 और 3 9 बचेगा, ठीक है। और इंटू का 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल जो कि होगा 1456, और इंटू का टाइम, टाइम कितना लगता है, 10 साल। क्वेश्चन में यहाँ 10 ईयर्स गिवन है, ये 6 है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे काट के देख सकते हैं, 13 से काटो इसको, 13 एक बार में, फिर 13 एक बार में, 13 दूनी 26, और ये 13 सत्ते 91, 7 से ही कटेगा, 7 छके 42, तो 100/16 आ गया, यानी 4 चौके 16, 25 चौका 100, तो 25/4 यानी 12.5 का आधा, तो 6.25, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल क्या है, 68, 500 रुपए मूलधन पर 3% की दर से, सॉरी 3 वर्ष के लिए 5% की दर से जो ब्याज मिलता है उसका
इसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। तो दोनों में चूंकि मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट सेम है तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पर देखो कितना होगा टोटल, तो आप बोलोगे कि ये 3 साल में 5% के हिसाब से 15% यहाँ, और ये 4 साल में 4% के हिसाब से 16%, यानी डिफरेंस कितना आ गया 1% का। तो 1% 500 का कितना होगा, 5 रुपए। तो ऑप्शन बी सही हो गया। 1% 500 का बहुत आसान है निकालना, 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 10,800 रुपए की राशि को 15.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने समय में यह राशि इतना रुपए बन जाएगी। टाइम बताना है, बहुत आसान है। देखो ये राशि बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये अमाउंट हो गया यानी मिश्रधन हो गया, माइनस करो और पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। इसको माइनस करोगे तो 800 में से 800 माइनस करोगे तो 3 जीरो ऐसे ही दिख रहा है, और 24 में से 10 माइनस करोगे तो 14। तो 14,000 आपको, और टाइम हमसे पूछ रहा है। टाइम कैसे निकालेंगे हम, टाइम के लिए फॉर्मूला वही SI इंटू 100 और अपॉन प्रिंसिपल यानी कि 10,800 और इंटू रेट 15.5 कैलकुलेट करो। इस डेसिमल से जीरो कटेगा और इस जीरो से ये कट जाएगा। अब क्या काट सकते हैं हम, तो ये 1400 है, ये 5 5 10 है, ये 11। 5 से पहले इसको काटोगे तो 31 बार में कटेगा, और ये 5 से कटेगा 20 बार में। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो, 2 पचे 10 और 2 चौके 8, 54। और यहाँ पर अब 27 दूना 54 और ये 7 दूना 14, तो ऊपर 7 पर 3 जीरो बचा और नीचे 27 गुना में 31। तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पर, और लास्ट 2 डिजिट तक बोल रहा है। तो इसमें डीएस या फिर कोई भी तरीका लगाना बेवकूफी कहा जाएगा। तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके केवल फर्स्ट डिजिट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डिजिट सब में अलग अलग है। ठीक है, तो पहले इसको कैलकुलेट करना होगा हमें निश्चित तौर पर। तो ये 27 एक बार में और 27 तिया 81, तो ये आ गया 837। तो हम क्या करते हैं, अब 837 से डिवाइड कर देते हैं किसको, 7000 को। तो आप देखो क्या ये 7 बार में जाएगा। आप 7 से अगर काटोगे तो 7 सत्ते 49, फिर 7 तिया 21 और 4 25 और 7 अठे 56 और 2 58। 7 से जा सकता है, 8 से चेक करो क्या 8 से जाएगा। देखो 8 सत्ते 56 का 6 और 8 तिया 24 और 5 29, बच गया 2, और 8 अठे 64 और 2 66। ये भी जा सकता है क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। 9 से जाएगा क्या चेक करो। अगर 9 से काटोगे तो 9 अठे 72 है, इससे ज्यादा चला जा रहा है तो 9 तो नहीं होगा। और जब 8 से जा रहा है और 7 से भी जा रहा है तो 6 बहुत छोटा हो गया। अगर 8 से अब जा रहा है तो 8 मैक्सिमम वैल्यू है, तो ऑप्शन बी को हम सही मान लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर 8 से स्टार्ट होगा, 7 से नहीं। 7 इससे छोटी वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। रामू एक ही समय में 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की समान दर पर राजू को 3,000 रुपए और रवि को एक निश्चित राशि उधार देते हैं, या फिर देता है। 5 वर्षों के बाद उसे राजू और रवि से ब्याज के रूप में टोटल 1,600 रुपए प्राप्त होता है, तो रवि को कितना उधार दिया था। तो देखो एक ही समय में 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की समान दर पर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह सेम है, 8% ही। एक जगह 3,000 लगाया है, दूसरी जगह कितना लगाया है ये नहीं मालूम है, लेकिन 5%, 5 वर्षों के लिए दोनों जगह लगाया है। ठीक है, अच्छा आप एक बात बताओ, यहां पर अब मैं ये बोलूं कि 5 साल में 8% की रेट से कितना ब्याज इसको मिलेगा, अगर टोटल एक ही जगह मैं कैलकुलेट करूं तो। आप बोलेंगे कि ये तो बहुत आसान है। देखो 8% के हिसाब से 5 साल में 8 × 40% मिलेगा टोटल का, लेकिन टोटल का मिला कितना है, आप बोलोगे 1,600 रुपए। तो अगर 40% की वैल्यू 1,600 है तो 1% की वैल्यू, ये जीरो से जीरो काटो, 4 चौके 16, यानी 1% की वैल्यू 10 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाती, 4 चौके 16, ये 4 है, 4,000। ठीक है, ये 4 चौके 16 4 टाइम्स कटेगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 4,000 रुपीज। यानी इसके पास टोटल 4,000 थे, जिसमें से 3,000 एक व्यक्ति को राजू को दिया था, तो दूसरा रवि को कितना दिया होगा, जो बच गया वो, यानी 1,000 रुपए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला और आखिरी सवाल है इस वीडियो का, इफ दिस रुपीज बिकम्स दिस इन 4 years,
what will this become at the end of 9 years at the same rate of interest under simple interest। तो बहुत आसान हो गया। देखो ये है 4 साल में इतना रुपए बनता है और 9 साल में इतना बनाना है उसको, ये बोल रहा है, सेम रेट है। हमें बस अमाउंट निकाल देना है। तो पहले रेट यहां पर चेक कर लो, फर्स्ट केस में रेट क्या होगा। तो पहले यहाँ एसआई निकालो। पहले केस में आप माइनस करो तो 5 में से 5 माइनस करोगे 0, यहाँ पर 12 में से 7 माइनस करोगे 5, ये आ गया 5, तो 15 में से 8 गया तो 7। ठीक है, इतना इंटू का 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल हो गया 1875 और गुना में टाइम 4 इयर्स। इसको काट लो आप तो 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, 25 से इसको काटो तो 25 सत्ते 175 यानी 5 7 12 और ये 5 बार में। तो यहाँ पर 10% ये रेट निकाला था हमने एक्चुअली में, तो 10% का रेट आ गया। अब अगले केस में यही कह रहा है कि अगर 24,000 रुपए हैं तो 9 वर्षों में वो कितना बनेगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा ध्यान रखिए, ये पूछ रहा है। कितना ब्याज होगा ये नहीं पूछ रहा है। तो कितना बन जाने का मतलब क्या है कि अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है, और अमाउंट जब भी निकालना होगा तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू में रेट बोल रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना होगा। 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप समझ लो कि 9 इयर्स में 90% का इंटरेस्ट देगा, और 100 ऐड करते हैं यानी कि ये 190%, 190% का अमाउंट बनेगा। तो डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये देखो 2 जीरो लास्ट में आएगा, और 9 चौके 36 यानी 6 के बाद 2 जीरो आना चाहिए। ये इन दोनों ऑप्शंस में पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए और बी ही यहाँ पर सही हो पा। इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप ये देख सकते हो, डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो, या फिर ये 6 आ रहा है तो आंसर 6 का मल्टीपल होगा, इट मीन्स कि वो 3 का मल्टीपल होगा। चेक करो इसमें 3 का मल्टीपल कौन है। ये भी ध्यान दो 9 से यहाँ पर मल्टीपल नहीं हो रहा है, 9 से कटने वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 24 में एक बार 3 आता है और इसमें 3 है ही नहीं। तो इसको अगर आप चेक करोगे तो 6 2 8 और एक 9, ये 9 से कट रहा है। ठीक है, तो ये नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर चेक करो 5 4 9, 9 को हटा दो तो 6, ये केवल 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन ए को हम सही मानेंगे 71 का। किसी भी केस में सेकंड ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन 9 का मल्टीपल है और हमें ओनली 3 का मल्टीपल चाहिए, न कि 9 का। 9 लाने के लिए 2 टाइम्स 3 चाहिए, यानी कि 2 बार 3 3 होना चाहिए, तभी तो 9 आएगा। लेकिन ऐसे कैलकुलेशन में कहीं भी आप देखो यहाँ पर 24 है जिसमें केवल एक बार 3 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप आगे भी हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पर बने रहेंगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा एसएससी सीजीएल का मैथ्स का, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। और जीएस की भी वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग तो नहीं है, एटलीस्ट मैं कहूँ एसएससी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, अदर किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो। ठीक है, बाकी अगर आपको चाहिए कि नहीं स्पेशली एसएससी सीजीएल का ही जीएस सॉल्यूशन में लाऊं, देन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।